हुए हैं अभी 3 दिन की जो चले हमारे कुछ लेक्चर्स, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि देखो हमने पॉलिटी, सबसे पहले तो डाउट ये है कि आपको कितने सब्जेक्ट साथ में चला है। मेरा विचार तो जो पर्सनली फील किया है, 2 सब्जेक्ट साथ में चलने चाहिए, इसके साथ करंट चलना चाहिए। और 2 सब्जेक्ट में हम किसी में अल्टरनेट भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम 2 सब्जेक्ट साथ में चलाएंगे क्योंकि हमारा टारगेट है सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी को कंप्लीट करना है। तो हो सकता है कि वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो आपसे निवेदन है कि एक तो उसको देखें, थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है ना। और इसके अलावा जो आंसर राइटिंग है, तो कई लोग आंसर राइटिंग नहीं लिख रहे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आंसर राइटिंग जरूर लिखें, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग के बाद, जैसे अभी मैंने मॉडल आंसर बनाए हैं तो मैं उनको कल तक अपलोड कर दूंगा आपको। तो इससे क्या होगा कि आपको एक समझ डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन का आंसर हमें और बेहतर कर सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको कब होगा कि कोई स्टार्ट कर रहा है, उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आंसर के बारे में कि इस तरीके से हमें फैक्ट चाहिए होते हैं, इस तरीके से हमें एग्जाम्पल चाहिए होते हैं, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमें चाहिए होता है। तो वो पढ़ते टाइम भी उसी माइंड सेट को यूज करेगा। तो पढ़ते टाइम भी कोई भी वो चीज पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, तो उसका माइंड सेट उसी लेवल पे काम करेगा। इसलिए चाहे वो टॉपिक आप पे बिल्कुल भी नहीं आता हो, उसको थोड़ा बहुत पढ़ करके आप लिखने की जरूर कोशिश करें। एक क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं देते आपको, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए आप आधे घंटे दे ही सकते हो, तो हाफ एन आवर दीजिए, उस क्वेश्चन को लिखिए। इसके अलावा जो दोस्त जिनको पहले से सारी चीजें पता है, वो उसको लिख करके प्रैक्टिस करें। देखो एक लेवल होता है स्टार्टिंग में, अगर आप लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपका लेवल थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, एक जनरल क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो इतना सा काम है कि वो एक बार क्वेश्चन को समझे। लेकिन जो क्वेश्चन बहुत अच्छा लिख रहे हैं उनको अपनी एफिशिएंसी और सुधारनी है। तो जब भी मैं कॉफी चेक करता हूँ तो उसी तरीके से करता हूँ कि ये बिगिनर की कॉफी है या एक्सपीरियंस की कॉफी है, तो उसी आधार पे उनमें हम कमेंट देते हैं, तो उसी आधार पर उसको हम फीडबैक देते हैं ताकि वो और ज्यादा अपना इंप्रूवमेंट कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि जो फीडबैक हम अच्छे आंसर में देते, बहुत ही एक्सीलेंट में देते, वो सेम टू सेम फीडबैक हम नॉर्मल आंसर में नहीं देते, क्योंकि उसको भी इंकरेज करते हैं। जिसने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग किया उसको इंकरेज करना हमारा काम होता है, तो उसको उसी हिसाब से हम उसकी कॉफी चेक करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम उसका लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको धीरे धीरे उसी लेवल पे हम फीडबैक देंगे ताकि उसकी इंप्रूवमेंट देखने को आगे बढ़े। तो इसलिए जो स्टार्ट कर रहे हैं प्लीज आंसर राइटिंग जरूर करें, चाहे एक क्वेश्चन लिखें। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, सिर्फ एक क्वेश्चन लिखें। इसके अलावा करंट की जो मैगजीन आपको पढ़ाई जा रही है उसको साथ कंटिन्यू रिवीजन करते चलिए, क्योंकि कंटिन्यू रिवीजन करेंगे तो आपकी पेंडेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी और आपका सिलेबस विद इन टाइम हो जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट जिनका सिलेबस पहले से कवर है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने पहले पढ़े हुए सिलेबस को एक बार कनेक्ट करें कि मैं हम किस तरीके से आपको बता रहे हैं। चाहे आपने पॉलिटी की लेक्चर देखे होंगे, तो पॉलिटी की बेसिक चीज अभी डेवलप हुई है, ये कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ, उस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जो अलग अलग एक्ट आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैंने ही पहले एक्ट कम से कम 20 बार पढ़े थे, लेकिन एक्ट कभी ज्यादा देर तक याद नहीं हो पाते क्योंकि इतने एक्ट हैं। 1773 का, 1793 में, 1813 का, 1833 का, 1855 का, 1858 का, 1891, 93 का, फिर 1909 का, फिर 1919, इतने ज्यादा एक्ट है, उनको याद रखना और आसान नहीं है क्योंकि हर एक्ट में 10 प्रोविजन होते हैं। तो क्यों किस तरीके से याद रखना है, तो उसके लिए हमें उसकी उस दौरान, क्योंकि कोई भी एक्ट बना है, जैसे आज भी कोई एक्ट बनेगा तो डेफिनेटली आज के बैकग्राउंड को देखेगा, आज की जरूरतों को देखेगा और उसी आधार पर वो एक्ट बनेगा। तो ठीक इसी प्रकार से जब 18 के जो एक्ट आए थे या 1773 का एक्ट आया था, तो उसकी सिचुएशन थी, बैकग्राउंड थी, तो उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आप उसको याद रखने में सक्षम होंगे और साथ साथ आप उसको एग्जाम हॉल में भी अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो मेरा कहने मतलब उस तरीके से चीजें डेवलप की गई है, इसमें कोशिश की जा रही है कि जो चीज और अच्छे से डेवलप कर सके आपको बताया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए हैं डे वन और डे टू का, तो कई बार लोग कहते हैं कि एक ही सब्जेक्ट का दे। हमारा टारगेट ये है कि हर सब्जेक्ट में आपको थोड़ी थोड़ी समझ विकसित हो। अगर हर सब्जेक्ट के हम आपको 20-20 क्वेश्चन भी लिखाने में सफल रहे, तो आपका एक माइंड सेट डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चन लिखने किस तरीके से। बाकी आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस उसकी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से जीएस 1 2 3 4 के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें केस स्टडी भी होंगी, तो आपको केस स्टडी तो आपने 3-4 भी अच्छे से कर ली, तो सारी केस स्टडी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने सोसाइटी से दिया था कि किस प्रकार से किसी सोसाइटी इंडियन कल्चर को थोड़ा यूनिक बना देती है। तो उसमें आपको इंडियन सोसाइटी की जो फीचर्स है उनको उस तरीके से बता देना है जो इंडियन कल्चर के जो फीचर है उनके साथ जोड़ना है। जैसे इंडियन कल्चर का फीचर है कि इसकी कंटिन्यूटी है,
इसकी निरंतरता बनी हुई है, इसमें समरसता पाई जाती है, या इसमें हम कह सकते हैं कि सारी सहिष्णुता पाई जाती है। तो इनको जोड़ोगे कैसे? और दोस्तों जब इनको आप जोड़ते हैं तो एग्जाम्पल जरूर दो। अगर आप कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो एग्जाम्पल दो कि हड़प्पा में भी प्रकृति की पूजा की जाती थी, हड़प्पा में पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। आज भी हमारा समाज पशुपति शिव को मानता है, प्रकृति को मानता है, उसकी पूजा करता है, अर्थात सस्टेन है चीज। ठीक है ना? तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तब जाकर के आपके क्वेश्चन में थोड़ा दम आएगा। तो ये हो सकता है आपको इस चीज तक पहुंचने में टाइम लगे। बहुत सारे आंसर मैंने देखे, हालांकि मैंने कॉफी चेक करके अभी तक नहीं भेजी है, लेकिन उन आंसरों में बहुत सारे आंसर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे थोड़े एवरेज में हैं, और बहुत सारों ने चाहे आंसर कैसा भी हो लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा की है। तो सारी चीजें उसमें दिखती है। इसके अलावा सेकंड अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, 2021 में ये क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन था जीएस2 का, पहला क्वेश्चन था जीएस2 का जो डायरेक्ट 2021 में आया था, कि संवैधानिक नैतिकता के बारे में पूछा था। तो उसमें दोस्तों एक तो आपको देखना है कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। सेकंड पैरा में जाना है कि संवैधानिक नैतिकता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पे है। क्या वो प्रस्तावना में है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स में है, क्या फिर वो हमारे डीपीएसपी में है, या ड्यूटीज में है। तो कहाँ कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पाई जाती है वो बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में जाकर के आपको बताना है कि इन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से डिसीजन दिए। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने पुट्टा स्वामी केस दिया, उसने राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए केस दिया, उसने हमारी धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए एसआर बोम्बई मामला दिया, उसने बेसिक स्ट्रक्चर दिया, उसने सबरीवाला मंदिर का इशू दिया। ये सब क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले प्रोविजन। तो ये लिखना है उसके बाद, और उसके बाद कंक्लूजन में लिख देना है कि इस लोकतांत्रिक मूल्यों में संवैधानिक नैतिकता सुप्रियर होती है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य होता है जो संवैधानिक नैतिकताओं को पूरा करे। ठीक है ना? और उनको वर्तमान किसी इंसिडेंट से जोड़ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर किसी आपने स्टार्ट नहीं किया इस तरीके से करना। कई बार गलती हमसे क्या होती है कि हम क्वेश्चन के सारे पहलू नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोगों ने, या मैंने भी मेंस में क्या किया था कि मैं डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को डिफाइन किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन बता दिए, लेकिन वो गलत था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी डिफाइन करनी है, इसके बाद वो कह रहा है कि संविधान में निहित है तो मुझे बताना होगा कि कहाँ कहाँ निहित है। तो नेक्स्ट पैरा इस पे जाना चाहिए। तो इसको मैंने स्किप कर दिया। बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है आप में से, तो सारे लोगों ने उसको स्किप किया। इस पॉइंट को बिल्कुल स्किप मत करो। ये चीजें आपको जो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके माइंड में आए। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपनी चीजें हैं उनको डेवलप करें। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में प्रैक्टिस से डर पे नहीं, आंसर राइटिंग जरूर करें। हो सकता है आपकी कॉफी 2 दिन बाद मिल जाए, 3 दिन बाद मिल जाए, लेकिन जब भी मिलेगी बहुत अच्छे फीडबैक के साथ मिलेगी। तो ये मेरी चीजें थी। उसके अलावा वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर आपका भी कोई सजेशन हो कि सर ये चीज करनी चाहिए, या कोई वीडियो में आपको कोई इशू आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपको है, कोई डाउट है, हो सकता है कोई चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो उसके बारे में आप अच्छे से पूछें। लेकिन पूछेंगे तभी पता लगेगा। ठीक है? लेकिन हाँ, यकीनन विश्वास रखो, यदि जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ और अगर आपने उसी वे में, उसी सिचुएशन से उसको फॉलो किया, तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, कंडीशन ये है कि उसी वे में और उसी तरीके से। ठीक है ना? तब जाकर के मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं कि सब फॉलो किया था लेकिन नहीं मिल पाई। मैं जो बात बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग की, रिवीजन की, वो चीज करती जानी है। और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एक ही चीज पे रखो। जो भी रिसोर्सेज आप पढ़ रहे हैं उसको ही पढ़ो, बार बार इधर उधर मत हो। ठीक है ना? और बिल्कुल जैसे आपने मेरी विजन की, मैंने एक वीडियो पढ़ाया था, उसका नोट्स भी मैंने बना के देखा। पूरे विजन की मैगजीन में एक लाइन करंट की होती है, उसके अलावा सारा बेसिक होता है। तो फिर क्यों करंट में ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करते? करंट ज्यादा बड़ी नहीं होती। करंट जो 2-4 घटनाएं, 2-4 इंसिडेंट होते हैं, बाकी आपका सारा कुछ स्टैटिक से ही जुड़ा रहता है। इसलिए आपसे अभी से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपका जो स्टैटिक पार्ट है उसको इतना मजबूत बनाओ कि करंट पढ़े तो बस छोटी सी चीज ऐड करनी पड़े। बाकी जैसे सेवेंथ शेड्यूल है, अब सेवेंथ शेड्यूल आपने पहले से पढ़ा है, तो करंट में क्या खबर आई है उसको रिव्यू करने की बात चल रही है, तो इतनी सी बात लिख देनी कि भाई इसको रिव्यू करने की बात चल रही है। इसी प्रकार से सेडिशन वाला है, तो सब कुछ पहले पढ़ा होगा आपने कि सेडिशन क्या है, कौन कौन गिरफ्तार हुए, इसको हटाना चाहिए तो क्यों हटाना चाहिए, इसको नहीं हटाना चाहिए तो क्यों नहीं हटाना चाहिए, फिर इन दोनों को बैलेंस बनाते हुए अपना वे फॉरवर्ड देना। ये सारी चीजें पहले से ही आपके पास होनी चाहिए। बस करंट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तक इस पे कोई केस दर्ज ना किया जाए तब तक सरकार इस पर रिव्यू ना करे या इस पर सोचे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि करंट से बहुत ज्यादा डरो मत, करंट बहुत लिमिटेड होती है। हाँ, प्री के लिए थोड़ी बहुत इंसिडेंट एक्सीडेंट जो है वो होती है, उतना आपका विजन की मंथली मैगजीन से, पीटी दर्जे की 5 से, और अगर आप डेली फॉलो कर रहे हैं तो उससे काम चल जाता है।
ठीक है ना। तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट करंट पे एक लिमिट तक ही करो। सबसे पहले करंट पे वो व्यक्ति फोकस कर सकता है जिनका पहले बेसिक कंप्लीट है, लेकिन जिनका बेसिक पहले से कंप्लीट नहीं है उनको तो पहले बेसिक कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें जो मैंने आपसे कहना चाह रहा था, अब आप एक एक करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। हो सकते हैं बहुत सारे लोग मैच देख रहे हैं तो इसलिए नहीं जुड़े, जो भी जुड़े हैं वो एक एक करके डाउट पूछ सकते हेलो सर। हैं। जी जी नमस्ते जी नमस्ते। सर। थोड़ा इकोनॉमी के लिए थोड़ा गाइड कर देते, इकोनॉमी का कैसे प्रिपरेशन करना है, मतलब कौन सा बुक का मटेरियल फॉलो करना है। देखो इकोनॉमी को मैं तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले दो ही चीज कहता हूँ कि एक साथ सिलेबस, एक साथ प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है ना। एक साथ सिलेबस रखो और एक साथ प्रीवियस ईयर का पेपर रखो, लेकिन अब करना ऐसे, देखो एक तो इकोनॉमी के लिए बेसिक के लिए आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़नी है, थोड़ा सा 9 to 12 तक अच्छे से आपको समझना है। एक आप क्लास नोट्स ले सकते हो, किसी भी क्लास नोट, चाहे विजन के ले सकते हो चाहे दृष्टि के ले सकते हो, ठीक है ना। एक वो ले सकते हो, और एक मैंने आपको बुक बताई थी, उस बुक को भी आप अच्छे से कर सकते हो। एक बुक बताई थी, शायद मैं उसका नाम बोला, श्री राम श्री रंगम। ये बुक है, बहुत अच्छी है, बहुत करंट में बहुत सारी चीजें इसमें करंट को भी शामिल किया गया जैसे है। श्री राम भाई इसका जो बुक आता है। श्री राम श्री रंगम, मैं आपको शायद बुक दिखाता हूँ, मेरे पास है ना। मैं आपका बुक दिखा देता हूँ। वो बुक है बहुत अच्छी, मैं भी उसी में से नोट्स बना के, उसी में से नोट्स, कुछ मेरे पहले नोट्स है, कुछ इधर उधर के नोट्स बना करके मैं भी आपके साथ उनको शेयर कर रहा हूँ। मैंने सारे नोट्स बनाए, लेकिन वीडियो बाय वीडियो में उनको शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरे नोट्सों में सारी चीजें आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है ना। बस मैं सर एक इसलिए नहीं प्रॉब्लम कहूंगा सर, कि एक और। पूरी मेरे नोट्स में भी डिपेंडेंसी रहे, आपको अदर रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने नोट्स डेवलप करें। मेरे नोट्स आपको एक हिंट की तरह डेवलप कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो मेरी लैंग्वेज में है। मैंने बहुत सारी चीजें उसमें स्किप कर दी जो मुझे आती है, ठीक है ना। हो सकता है, और हो सकता है वो चीज आपको नहीं आती हो, तो नोट्स किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। सर एक बात सर, और सर थोड़ा प्री। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर प्री प्री के लिए कुछ डाउट था, मतलब जैसे टेस्ट सीरीज देने जाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब यस पता ही यस। नहीं चलता, पूरा एकदम रेडी करके जाते हैं लेकिन बहुत 30 50 अटेम्प्ट के उसमें से आधा गलती ही हो गया, तो उसको कैसे देखो ठीक करें। फ्री में आपको क्वेश्चन के लिए एक तो देखो, सबसे पहले तो जो भी टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन मतलब फ्री का सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी कोशिश करो कि सबसे पहले आप उसका अच्छे से रिवीजन करके जाओ। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अच्छे से उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। तो पहला काम आपको ये करना है कि अच्छे से उसको रिवीजन करो, ठीक है ना, जो भी आप टॉपिक देना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपको दूसरा काम ये करना है कि प्री में क्या होता है कि प्री में एक चीज ऐसी, जैसे आपने कोई एक्स नाम का टॉपिक पढ़ा है। अब एक्स टॉपिक को ठीक ठाक आपने पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में स्टेटमेंट चेंज कर दे। जैसे आपने किसी टॉपिक के 4 पॉइंट पढ़े, लेकिन हो सकता है वो 5वें पॉइंट से आपका क्वेश्चन उठा दे। इसकी वजह से एक तो आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। इसका एक तरीका ये होता है कि देखो, प्री एक ऐसा चीज है जिसमें आप कितना ही पढ़ लें, आप 100% श्योरिटी से जवाब नहीं दे पाएंगे। मैक्सिमम 30 से 40 क्वेश्चनों का जवाब आप 100% श्योरिटी से दे पाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको जाना होता है थोड़ा सा इंटरकनेक्टिविटी, कि अगर ये चीज मैंने पढ़ी है तो मुझे विश्वास है कि ये तो हो नहीं सकता, तो इसके बाद अगले ऑप्शन पे जाना है कि हाँ ये हो सकता है। तो ऐसी थोड़ी एलिमिनेशन पार्ट है, थोड़ा स्मार्ट तरीका है, थोड़ा इंटरकनेक्टेड चीजें, और बार बार प्रैक्टिस से जो आपकी गलती हो रही है, जैसे आपने पहले एक पेपर दिया, एक पेपर देखने के बाद जब दूसरा पेपर देते हैं तो उससे पहले सोचो कि पहले पेपर में गलत क्यों हुए। क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक की है, क्या मैंने रिवीजन नहीं किया, क्या वो टॉपिक मुझे आता ही नहीं था। तो इस पे काम जरूर करना है जब आपको नेक्स्ट टॉपिक देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो एक टाइम के बाद आपका जो गलत होने का जो रेशियो है वो कम होता है, बट ये टाइम लेगा थोड़ा, ठीक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सर मैं कुछ सोनी बोल रहा हूँ सर, हाँ जी एमपी के बोलिए। इंदौर से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे है सर। हाँ हाँ जी। अ, सर जैसे कि टॉपर्स बोलते हैं कि आंसर राइटिंग थोड़ी इफेक्टिव होना चाहिए सर, मॉडल आंसर होना चाहिए सर। अ, जैसे कि सर वो बोलते हैं कि इंट्रो इफेक्टिव होना चाहिए और टू द पॉइंट लिखना चाहिए सर। तो सर ये, और एक तो टाइम भी बहुत कम मिलता है सर, 8 से 9 मिनट में, और इस टाइम में अगर सर क्वेश्चन लिखेंगे
और इस टाइम जल्दी जल्दी पॉइंट भी दिमाग में नहीं आ पाते, तो सर किस प्रकार हम मैनेज करें इसको? देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखो, टॉपर जो बोल रहा है वो अपने एक लेवल से बोल रहा है। अभी हम स्टार्टर है, या हो सकता है हम ही उस लेवल पे पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, देखो, पहली बार अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप ये माइंड में बना बैठे कि मुझे बहुत इफेक्टिव लिखना है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। स्टार्टिंग में देखो, इफेक्टिव कोई आदमी एक दिन में नहीं पहुंचता। वो टॉपर भी एक दिन उस आंसर पे इफेक्टिव नहीं पहुंचा, उसको भी 500 1000 क्वेश्चन तक लगे होंगे, तब जाके वो इफेक्टिव आंसर पे पहुंचा होगा। तो दोस्त, सबसे पहले तो आप एक लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस स्टार्ट करो। आप अपने तरीके से करो। ठीक, पहले तो मुझे ये बताओ कि इफेक्टिव की परिभाषा क्या है, कि क्या इफेक्टिव है। अगर आपसे किसी टॉपर ने बोला है भाई इफेक्टिव आंसर लिखो, तो क्या इफेक्टिव? इफेक्टिव वही होता है जो जो आपका टॉपिक आपको क्वेश्चन ने पूछा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से आपका इफेक्टिव हो। क्वेश्चन ने जिस तरीके से आपसे इंफॉर्मेशन पूछी है, उस तरीके से अगर आपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया, इसमें से आपका आंसर इफेक्टिव हो गया। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप पहले स्टार्ट करें तो एक्सीलेंट पे मत जाओ, लेट्स स्टार्ट। जब आप स्टार्ट करो, उसके बाद आप आंसर कॉपी भेजो, उसके बाद पता लगेगा कि आपका लेवल कौन सा है। इफेक्टिव पे पहुंचने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड, कोई भी टॉपर हो, आज तक कोई टॉपर ऐसा नहीं हुआ कि 20 क्वेश्चनों में से 20 का इफेक्टिव आंसर दे आया हो। अगर ऐसा कोई होता तो लोगों के नंबर 1500 आते। 10 से 15 क्वेश्चनों के आंसर ही इफेक्टिव हो सकते हैं ये ध्यान रखना। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन नहीं रखना है कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर इफेक्टिव देना। ठीक है ना? मैं ये कहूंगा पहले आप लेट्स स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद धीरे धीरे वो इफेक्टिव पे पहुंचो। सेकंड क्वेश्चन जो आपने इसी में एक और चीज पूछी थी, वो क्या था? एक तो आपने इफेक्टिव को लेकर पूछा था, तो सर सेकंड क्या था? टू द पॉइंट क्वेश्चन था सर मेरा। क्वेश्चन तो टू द पॉइंट पॉइंट ही लिखना है। चाहे टू द पॉइंट मतलब ज्यादा उसमें घुमा फिरा करके नहीं जाना है। डायरेक्ट आपको क्या करना है कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन में डिमांड करे, फॉर एग्जांपल मैंने अपना आपको एक जीएस2 का क्वेश्चन दिया है, तो डायरेक्ट इंट्रो में क्या लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉलिटी क्या है। सेकंड पैरा चेंज करके लिखना है कि भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ है, तो टू द पॉइंट लिखना है कि प्रस्तावना में कहाँ है, डीपीएसपी में कहाँ है, फंडामेंटल राइट में कहाँ है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना। तो अगला पॉइंट पे अगला पैरा पे जाना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, तो उसमें 4 5 चीजें आपको एग्जाम्पल में लिखनी है। और नेक्स्ट पेज में आपका कंक्लूजन लिखना है, उसमें आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज लिख दें। ये टू द पॉइंट है। इसमें आप कहीं भी टॉपिक से नहीं बैठ के, सबसे बात यह है कि टू द पॉइंट का मतलब एक ये चीज होती है कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके सारे पहलुओं को आप करके आना। कई बार क्या होता है कि हम किसी एक उस पर रह जाते हैं, कई बार क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, इसके लिए। एक बात और बोली आपने, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो टाइम आपको अभी मत सोचो कि मुझे 8 मिनट लग रही है, 10 मिनट लग रही है। पहले हम कोई चीज करते हैं तो पहले हम लर्न करते हैं। पहले आप लर्न करो कि आंसर राइटिंग सीखनी कैसे, उसके बाद स्पीड करो। अगर आप पहले स्पीड करोगे, लर्न नहीं करोगे, तो स्पीड नहीं आ पाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लर्न करना है कि एक इफेक्टिव आंसर किस तरीके से लिखना है, चाहे वो 10 मिनट में लिखो, चाहे 15 मिनट में लिखो। लेकिन जब आप एक बार सीख गए तो धीरे धीरे आप उसकी अपने आप स्पीड, अपने आप उसका टाइम कंज्यूमिंग कम कर दो। तो टाइम पे पहले फोकस मत करो, पहले कोशिश करो कि उसको इफेक्टिव करो। इफेक्टिव के लिए बार बार प्रैक्टिस करो, और लगातार आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका टाइम की जो है 7 to 8 मिनट तक आ जाएगा। कोई बड़ी बात है नहीं है। अभी उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, अभी कोशिश करो कि सीखना है मुझे। ठीक है ना? सर और एक और क्वेश्चन है सर। जब मैं कोई सा टॉपिक पढ़ लेता हूँ और फिर इसके बाद में उसकी आंसर राइटिंग करता हूँ, तो सर मुझे है ना, मतलब दिमाग में उतनी जल्दी पॉइंट नहीं आ पाते सर। तो सर उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? देखो, इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि कोई दिमाग में पॉइंट नहीं आ रहा, इट्स मींस उसका रिवीजन इतना फास्टली नहीं है जितना फास्ट जो क्लिक होना चाहिए। ठीक है ना? कोई चीज आ रही है, अच्छा मुझे अब कोई चीज मुझे अच्छे से याद है, बहुत जल्दी मेरे उसमें प्रेजेंटेशन दिख जाएगी, बहुत जल्दी कोई चीज बहुत जल्दी मेरे को रिकॉल हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा एक कारण तो है कि कहीं ना कहीं रिवीजन बहुत ज्यादा नहीं है। सेकंड, उस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपने अच्छे से सोचा नहीं। कोई भी क्वेश्चन लिखने तो उसको सोचो पहले कि हाँ क्या क्या चीजें और इसमें हो सकती है, मैं किस तरीके से इसकी इंट्रो करूंगा, किस तरीके से करूंगा। हमारा क्या होता है कि टॉपिक पढ़ा, हमें 8 मिनट का टारगेट होता है। 8 मिनट के टारगेट को बिल्कुल भूल जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मुझे याद है उसको मैं प्रेजेंट करूं, उस पर कोशिश करूं। ठीक है ना? तो टॉपिक आपने पढ़ा है, थोड़ा सा मनन करो, फिर थोड़ा सा उसका जो क्वेश्चन है उसका फॉर्मेटिंग करो कि इंट्रो में मुझे क्या लिखना है, मेन बॉडी में मुझे क्या लिखना है, और कंक्लूजन मुझे क्या लिखना है। इसके बाद आप उसकी स्टार्टिंग करो। और जब जब बार बार आप 10 से 20 क्वेश्चन तक ऐसे पहुंचेंगे, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक आपको आंसर को फ्रेम कर देगा। इतनी जल्दी नहीं करेगा, प्रैक्टिस से करेगा। ठीक है ना? जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर हम बाइक चलाना सीखते हैं, तो जो स्टार्ट करना सीखता है, जो चलाना सीखता है, वो पहले घुमाएगा, वो उसको याद रहना रखना पड़ेगा कि मुझे राइट घुमाना है या लेफ्ट घुमाना है।
लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका माइंड घुमा देता है बाइक को। ठीक उसी प्रकार से आंसर राइटिंग में शुरू में आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक फ्रेमिंग हो जाएगी क्वेश्चन की, किस तरीके से मुझे इंट्रो में क्या लिखना है, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। थैंक यू सर। इसके अलावा वीडियो के साथ नोट्स भी करते जाए क्या सर? देखो वीडियो, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ या आप कोई नोट्स देख रहे हो, उनके उन टॉपिक वाइज उस नोट्स को क्लिक करो, नोट टॉपिक वाइज उस नोट्स को कंप्लीट करो, ताकि ना तो दोबारा आपको टाइम वेस्ट वीडियो में करना पड़े और ना ही टाइम वेस्ट आपको किसी अन्य नोट्सों में करना पड़े, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। एक बार अच्छे से अपने हिसाब से बना लो, और देखो जब भी नोट्स बनाओ थोड़ा स्पेस जरूर छोड़ के चलो, क्योंकि आप जब पहली बार नोट्स बना रहे हो तो हो सकता है कई चीजें आपके मन में नहीं आती है, वो चीजें बाद में रिकॉल होती है, तो इसलिए उनको बाद में ऐड करने के लिए आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ठीक है ना। एक पूछा है किसी ने, हाँ हाँ हाँ, जी जी पूछिए। जी सर, सर एक्चुअली आपने बोला था ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर की बुक या फिर वो जीएस वालों के सर, लिए, ध्यान रखना ऑप्शनल के लिए बहुत सारी बुकें होती है ज्योग्राफी। नहीं सर, जीएस वालों के लिए जो ज्योग्राफी के लिए अगर कोई बुक पढ़ा जाए तो सर क्या है सर? देखो ज्योग्राफी के लिए अगर जीएस की बात करने वालूं, तो देखो अगर आप बुक पढ़ना चाहें आपके है, तो माजिद हुसैन की बुक का असिस्टेंस ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा उस बुक को पूरी तरह पढ़ना है, उसके लिए सबसे जी बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी कोचिंग के नोट्स लें, ठीक है ना। किसी कोचिंग का नोट्स लें, जैसे बीजन की कोचिंग के भी नोट्स ले लेंगे तो आप उसमें सारी चीजें उसने कवर की। जब आप बीजन की कोचिंग ले रहे हैं या ट्रस्टी की कोचिंग का नोट्स ले रहे हैं, वो एक तो वो कोचिंग के नोट्स लें, उसके साथ में उस बुक को रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोचिंग किसी नोट्स को बहुत ज्यादा समरी कर देता है, तो उसको बेहतर समझने के लिए फिर हम बुक में जाना पड़ता है, तो बुक में उसको अच्छे से समझना है, तो एक बुक ले सकते हैं आप, माजिद हुसैन की बुक है। इसके अलावा बहुत सारी बुक है तो मार्केट हमारी, लेकिन ये बुक थोड़ी सी मतलब मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, अदर बुक का मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में नाम नहीं बताया, लेकिन ये बुक इतनी काम चला देगी। सेकंड, आपको एनसीईआरटी बेसिक्स ही पढ़नी है, तो इतना पढ़ना है जीएस, तो जीएस के लिए, जीएस में आपकी ज्योग्राफी के लिए आप इतना पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। सर, उसके क्लास बाद नोट, क्लास सर जो नोट्स, प्रिंटेड मटेरियल आता है उसमें क्लासरूम मटेरियल लिखा रहता है सर, वही होता है विजन का क्लासरूम मटेरियल या फिर कुछ और क्लास नोट्स होता है? देखो एक तो जो प्रिंटेड मटेरियल है वो उनका ओवरऑल एक यूनिवर्सल मटेरियल है, ठीक है ना। जी वो तो उन्होंने कोचिंग का मटेरियल है, एक तरह से हम कह सकते हैं कोचिंग ने प्रिंट किया है। लेकिन एक होता है टीचर पढ़ाता है, वो होता है क्लास नोट्स, है ना। जी तो अगर कोई दोस्त या कोई क्लास ली हो किसी ने, तो वो जो वहां नोट डाउन करवा रहा है वो क्लास नोट्स, ठीक है ना। तो वो तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आप उसके प्रिंटेड नोट्स भी पढ़ सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेंगे। और बाकी थोड़ा बहुत हेल्प हम करेंगे, क्योंकि हम भी उसी तरीके से चीजें इधर उधर से कनेक्ट करके, मैं देखो मुझे एग्जाम देनी है तो मैं अपनी तैयारी के लिए जो तैयारी कर रहा हूँ वो सेम टू सेम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेफिनेटली है कि अगर आप उसको यूज करेंगे, मैं अपनी तैयारी को यूज करूंगा तो मुझे अपने हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं टाइम दे पाया एग्जाम में तो अच्छे से कर पाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, मैं अपनी चीजें ही आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा सर एनालिटिकल स्किल कैसे डेवलप करें? हाँ, जिसने भी पूछा है उसको मैं बताना चाहूंगा, एनालिटिकल स्किल डेवलपमेंट करने की थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कोई टॉपिक है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी टॉपिक का नाम ले सकते हैं, कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के मतलब सबसे पहले एक होता है क्या, मतलब व्हाट, वो टॉपिक क्या है। तो दोस्तों व्हाट और व्हाई ये दोनों होते हैं फैक्चुअल, इनको हम एनालिटिकल सिचुएशन में नहीं ले जाते। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको व्हाट है और व्हाई है, ये दो चीज अगर आपको पता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब तीसरी स्टेज पे आप जाएंगे हाउ, ये चीज है तो कैसे, वो आपकी एनालिटिकल पावर है, एनालिटिकल स्किल है कि कैसे, तो ऐसे है तो ये क्यों है, उसके बाद ये सोचना है, और अगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक से आपको इसको समझाना चाहूंगा। जैसे सेडिशन वाला टॉपिक मैंने लिया कि भाई विद्रोह, राजद्रोह वाला जो है आईपीसी की धारा 124A, सबसे पहले क्या है तो वो आपको लिखना है कि मतलब कोई भी विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध अगर कोई गलत तरह की अभिव्यक्ति करता है जो नफरत को बढ़ावा देती है, वो क्या है, आपका सेडिशन हो गया। ये आपकी इंफॉर्मेशन है क्या। उसके बाद क्यों इसको सेडिशन माना गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा करता है इसलिए इसको सेडिशन माना गया, ये अवमानना को उल्लंघन करता है इसलिए सेडिशन माना गया, ये सिस्टमेटिक जो लॉ एंड ऑर्डर को इसको नुकसान पहुंचा सकता है इसलिए इसको सेडिशन माना गया। ये हो गया क्यों, लेकिन कैसे, अब कैसे में आपको जाना है फिर उसकी एनालिसिस पावर कि कैसे ये सही है और कैसे ये गलत है,
आर्टिकल आईपीसी धारा 124 क्यों किस तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके पक्ष ये रखे हैं, पहले इसके पक्ष सुप्रीम कोर्ट ये रखना था, लॉ कमीशन ने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्या होती है अनलिटिकल इसके लिए थोड़ा सा सोचने को टाइम दो आप, ठीक है ना। और जो भी आप कोई भी टॉपिक में पढ़ रहे हैं, किसी क्लास नोट्स में पढ़ रहे हैं, तो उसको अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जैसे उसने बोल दिया कि भाई सेडिशन है उसको इसलिए हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये ब्रिटिश काल के टाइम पे था, इसमें हमारे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे हमारे जो राष्ट्र आंदोलन के नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया था, तो क्यों हटाना चाहिए, तो इसलिए हटाना चाहिए कि जो ब्रिटिश काल के अंतर्गत जब एक कानून बना था इसका उद्देश्य अलग था, इसका उद्देश्य आंदोलन को दबाना था, इसका उद्देश्य ब्रिटिश जो जो साम्राज्य था उसको सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन वर्तमान में इसका उद्देश्य ये नहीं है, वर्तमान में इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा है और लोगों के हितों की सुरक्षा करना है, आंतरिक सुरक्षा है, ना कि किसी की अभिव्यक्ति को दबाना है। आज कोई भी विचार अभिव्यक्ति कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब इस तरीके से जब आप चीजें डेवलप करेंगे, इस तरीके से जब आप चीज डेवलप करेंगे, ये है आपकी एनालिटिकल पावर, ठीक है ना। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जिसने भी ये चीज पूछा है उसको ये चीज समझ में आई है, ठीक है ना, और नहीं आए तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एनालिटिकल पावर किसी भी टॉपिक की डेवलप करनी, लेकिन ये धीरे धीरे डेवलप होगी। अब अगर आप ऐसा नहीं कि आज ही उसको पूरी तरह डेवलप कर दे, ये टाइम लेगी थोड़ी सी। सर रिवीजन स्टेट की बताइए। सर अगर जीएस पेपर फर्स्ट पढ़ते हैं तो जीएस 2 भूल जाते हैं, तो कैसे रिवाइज करें कि आगे वाला भी कवर हो जाए और पीछे वाला भी ना भूल। देखो ये बात बिल्कुल सही है। देखो अगर आप कोई चीज भूल रहे हैं, कोई भी क्या भूलना तो हमारी आदत है और भूलना कोई बुरी बात भी नहीं है, हर कोई भूलता है, भूलना भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीजें याद रह जाती है, माइंड खराब हो जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैं अगर कोई टॉपिक क्यों भूलता हूँ, क्योंकि उस टॉपिक को या तो मैंने रटा है, या मैंने उस टॉपिक को किसी अन्य टॉपिक के साथ कनेक्ट नहीं किया, या फिर मैंने ये काम किया कि उस टॉपिक को एक बार पढ़ने के बाद मैं भूल गया, मतलब उसको रिवाइज नहीं किया। तो दोस्तों किसी भी टॉपिक को अगर आपको माइंड में बैठाना है तो उसको 2-3 बार रिवाइज तो जरूर करना चाहिए। एक चीज तो आपको याद रखनी है। सेकंड चीज ये है कि उसको किसी अन्य चीज से कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं बात कर रहा था आपको जैसे ये सेडिशन वाले मामले की, इसी की बताता हूँ, इसी में एग्जाम्पल जोड़ के देता हूँ कि अगर सेडिशन को मुझे याद करना है तो मेरे पास पॉइंट होने चाहिए कि ये कैसे, मतलब इसके पक्ष में क्या पॉइंट लगू, विपक्ष में क्या पॉइंट लगू। तो अब ये पॉइंट मुझे याद रहने चाहिए, और याद कैसे रखूंगा, हो सकता है मैं कल अगला टॉपिक पढ़ूं तो इसके प्रोन को भूल जाऊं, इसके कॉन्स को भूल जाऊं। याद कैसे रखना है, याद रखना है कि जो जैसे मान लो मैंने इसका बोला है पक्ष में रखा जाना चाहिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रखा जाना चाहिए, तो कैसे, अब इसको आप समझो कि कैसे। तो तब अगली बार जब आप उसको रिमाइंड करेंगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा नामक शब्द तो याद रह ही जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा शब्द नहीं है। तो क्यों रहा, क्योंकि उसको किसी ने, आपने उसको नेशनल सिक्योरिटी के साथ नक्सलवाद से जोड़ दिया, आतंकवाद से जोड़ दिया, हो सकता है अलगावाद से जोड़ दिया। तो ऐसी घटनाएं जब बढ़ेंगी तो डेफिनेटली इंटरनल सिक्योरिटी डिफेक्ट होगी, और इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए, और वो कानून क्या है आपका सेडिशन आईपीसी धारा 124A, ठीक है। तो वही चीज को याद रखने के लिए उसको इंटरलिंक करना जरूरी है। उसको किसी भी, जैसे कई बार बोलते हैं कि ट्रिक्स याद रखते हैं हम, ये कोई बहुत ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ट्रिक्स हमें याद रह जाएगी। उसी प्रकार से कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो किसी के साथ इंटरलिंक करेंगे। ट्रिक्स क्या होती है, कोई कोई नाम होगा कॉमन नाम, वो ट्रिक्स बनाते हैं हम, ठीक उसी प्रकार से आप किसी भी टॉपिक की कोई इंटरलिंक करो, उसको समझो। ऐसा करेंगे ना तो देखो भूलेंगे, मैं इसके बावजूद ये नहीं बोलूंगा भूलेंगे, लेकिन भूलने की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 दिन की जगह हो सकता है आप 15 दिन में भूल जाए, 1 महीना भूल जाए, और कम से कम कॉन्सेप्ट तो आपको याद रह जाए। भूलेंगे तो फैक्टों को ही भूलेंगे, और फैक्टों को भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कम से कम कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। फैक्ट तो आपको रिवीजन से ही याद रह पाएंगे, ठीक है ना। तो भूलने वाली वो चीज है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कनेक्ट करो, रिवीजन करो, इस पर ज्यादा फोकस करो। नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ तो उससे पहले पहले टॉपिक के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो भूलने की जो ड्यूरेशन है थोड़ी कम बढ़ जाएगी, मतलब जल्दी से नहीं भूलेंगे। इसके अलावा विपिन चंद्रा को पढ़े या स्पेक्ट्रम को। देखो अगर मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं तो विपिन चंद्रा ज्यादा मॉडर्न बात करूं मैं, विपिन चंद्रा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। अगर आपने उसको पढ़ा हो तो विपिन चंद्रा में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें आपको मिल जाएगी, और स्पेक्ट्रम आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी देगी। तो प्री के लिए स्पेक्ट्रम वाला चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दोनों को मत पढ़ो, अगर आप टाइम है, देखो विपिन चंद्र ज्यादा बड़ी बुक है नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम बड़ी है, लेकिन स्पेक्ट्रम बड़ी है तो उसमें से क्या करना, विपिन चंद्र स्पेक्ट्रम दोनों को कनेक्ट करते हुए एक साथ नोट्स पढ़ा देना, उससे आपका प्री और मेंस दोनों याद हो जाएगा। किसी कोचिंग के नोट साइड में रख लेना, हम बताएंगे उस नोट से कुछ साइड में रखना,
तो इन नोट्स में थोड़ा थोड़ा लेंगे आपको इन्फॉर्मेशन, वो आपको क्या करना है, नोट्स बना देना है। और नोट्स बनाते टाइम हर टॉपिक के बारे में व्हाट, व्हाई, हाउ, इन 3 पॉइंटों को याद रखना है। सर हाउ टू कवर ऑप्शनल सब्जेक्ट विद जीएस सब्जेक्ट। देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट को जीएस सब्जेक्ट, अगर आपका किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जो जीएस में काम आता है तो उसको तो कोई इशू है नहीं, उसका वो जीएस वाला पार्ट का टाइम निकाल के ऑप्शनल को दे दें। लेकिन अगर किसी का सब्जेक्ट जो ऑप्शनल में नहीं आता, जीएस में नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल हिंदी लिटरेचर है, फॉर एग्जाम्पल किसी का मैथमेटिक्स है, ठीक है, अगर उसकी ऐसी चीज है तो उसको ध्यान रखना, जीएस के टाइम में से 2 घंटे या 2.5 घंटे आज से ही, अगर वो 2023 में एग्जाम दे रहा है तो आज से ही उसको कहीं ना कहीं जीएस मतलब ऑप्शनल को साथ में लेके चलना है, क्योंकि वो ऑप्शनल मार्च तक ही पढ़ पाता है, वो ऑप्शनल फरवरी तक ही पढ़ पाएगा, उसके बाद नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके बाद उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू में ऑप्शनल ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। तो इसलिए थोड़ा टाइम, 2.5 घंटे 3 घंटे, थोड़ा टाइम अभी से साथ में देखते चलो, यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग है। और यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सेम है तो जीएस पढ़ने का वाला जो टाइम था उसको इसमें दे दो। इसके अलावा किसी ने पूछा है, देखो सेकंड एआरसी रिपोर्ट को कैसे पढ़े, इसका मैं वीडियो बहुत दिन से बनाने की सोच रहा हूँ, मैंने इसकी थोड़ी फ्रेमिंग कर रखी है। सेकंड एआरसी आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप सेकंड एआरसी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपके पास सजेशन देने की कोई कमी नहीं रहेगी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी, चाहे वो जीएस सेकंड का सजेशन हो, जीएस सेकंड में कोई गुड गवर्नेंस का हो, सोशल रिफॉर्म का हो, सोशल जस्टिस का हो, या जीएस 3 में कोई सजेशन हो, जीएस 4 में आपको कोई केस स्टडी सॉल्व करनी है उसमें सजेशन दे रहे हैं, उसके लिए सेकंड एआरसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड एआरसी में आपको कई बार प्री के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, वो सेकंड एआरसी मिलेंगे। तो दोस्तों उसके लिए मैं मतलब एक वीडियो बनाने का पूरा प्लान बना दिया, बस वीडियो नहीं बना पाया, मैंने उसको पढ़ा है, मतलब मैंने तो खुद ने उसको बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जल्दी ही मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल सबके लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर। सर सेकेंड ईआरसी के लिए जो मार्केट में जैसे दृष्टि का वो प्रिंट करके पूरा बनाए हैं, यस। सेकेंड ईआरसी की एक बुकलेट टाइप की है, सर हाँ वो हाँ। बेटर है कि जो एक्चुअल वाली सेकेंड जब ईआरसी है उसको देखो प्रिंट? एक्चुअल वाली सेकंड ईयर से तो खैर एक्चुअल, लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल वाली सेकंड ईयर की रिपोर्ट जब आप पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है और आप उसको समराइज नहीं कर पाएंगे जितना दृष्टि वालों ने किया, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आप दृष्टि वाली पढ़ लें, उन्होंने बहुत अच्छे से समराइज किया उसको। ओके सेकंड सर। ईआरसी में 14 रिपोर्ट है तो आपको पता है, पर 14 रिपोर्ट को आपको पता है, जब ओरिजिनल आप 14 रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एक रिपोर्ट 100 पेज की रिपोर्ट है, 50 पेज की रिपोर्ट है, तो वहां से आप उनको कंसाइज नहीं कर पाएंगे जितना कंसाइज दृष्टि ने। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि दृष्टि वाली ही पढ़ ले तो बहुत बेहतर है, उससे आपका काम चल जाएगा। सर और एक चीज़ सर, जैसे कि योजना और कुरुक्षेत्र ये मैगजीन्स जो आती हैं, सर ये मैगजीन्स मतलब कि कई सारे टॉपिक्स पे आते रहती हैं, कभी एजुकेशन पे कभी वोमेन पे, तो उनका यस एक ही पर्टिकुलर टॉपिक उस पूरे मैगजीन में बना रहता है। यस मैम। तो सर ये मतलब जैसे हर मंथ की पढ़ना ज़रूरी है या फिर कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक्स के बेस पे आए उनको पढ़ा जाए? सर योजना और कुरुक्षेत्र का पढ़ने का क्या तरीका है? देखो योजना और कुरुक्षेत्र, देखो कोई चीज मैं क्यों पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे सिलेबस से जुड़ी हुई है। जब भी योजना जी कुरुक्षेत्र आपके सामने है, आपके पास पहला पेज की स्क्रीन आ जाता होगा, पहला पेज जी। अगर आपके पास जैसे पीडीएफ आई है, पहला पेज के बाद जस्ट आपको जाना है किस पे, आपको उसके इंडेक्स पे जाना है कि कौन कौन सी रिपोर्ट इसमें दी गई है, और तुरंत उसको देखना है मेरे सिलेबस का इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो उसके बाद देखना है मेरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, मैंने एजुकेशन पहले पढ़ लिया और इस बार भी एजुकेशन के बारे में दे दिया, तो एक बार पढ़ लेना है आपको, पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नया फैक्ट आया उसको ऐड करना है बस, उसके अलावा उसके नोट्स नहीं बनाए। आपको जो नया फैक्ट आया, नई इन्फॉर्मेशन आई, उसको सिर्फ ऐड करना है। और देखो योजना और कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं आता, एक तो कुछ केस स्टडी आती है अच्छी सी, तो बहुत कहानियों के माध्यम से आपको समझाते, आपको उसका ब्रीफ से केस स्टडी लिख लेनी है, या कोई रिपोर्ट आती है, कोई फैक्ट आता है, तो उन फैक्टों को रख लेना है, बस इतना सा काम आती है योजना और कुरुक्षेत्र। कोई सजेशन दे देंगे आपको, कोई केस स्टडी दे देंगे, कोई फैक्ट दे देंगे। तो किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे एजुकेशन पे आई है तो एजुकेशन की 2 4 उन्होंने केस स्टडी अच्छी से दी होंगी, तो उनको आपके एजुकेशन जहां आपने एजुकेशन टॉपिक पढ़ रखा हो पहले, सोशल इशू के अंतर्गत कहीं भी, ये है ना, तो वहां उसको क्या कर दे, नोट डाउन कर, इतना काम है उसका, इससे ज्यादा काम बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस तरीके से उसको पढ़ना है, ऐसा नहीं कोई टॉपिक बार बार आ रहा है ना बार बार उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे या बार बार उसके नोट्स बना रहे, कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना। और रही बात पढ़ने की, तो आपको जस्ट पढ़ने में उसको ज्यादा टाइम लगता नहीं है, पढ़ने में तो आपको जब भी टाइम मिले एक बार जल्दी जल्दी सी उसकी रीडिंग कर जाओ और जो चीज आपके काम की है उसको नोट डाउन कर लो बस। तो योजना सर और कुछ को ज्यादा उसमें ज्यादा खबर आती नहीं, वो इन्फॉर्मेशन देती है बस फैक्ट फैक्ट वगैरह की, तो वो आपको उसमें से निकालनी है बस, ठीक है ना। सर ऐसे में
जैसे सर एससे लिखते टाइम, जैसे अभी तो मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं कवर हुआ है, कुछ ही हो पाया है, तो जैसे मैं ऐसे लिखती हूँ तो मुझे जो है मतलब एक जो उसके अंदर एक लयबद्धता मतलब जुड़नी चाहिए, एक पैरा से दूसरे पैरा में जो एक जुड़ाव होना चाहिए सर, वो नहीं आता है दिमाग में, मतलब और वर्ड्स एकदम जैसे कि 200 250 300 वर्ड्स के बाद ऐसे ही नहीं समझ आता कि आगे अब लिखा क्या जाए, वो ऐसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। यस मैडम। मैडम सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले इसे करना है कि देखो अभी आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो टाइम पे ध्यान मत दो कि मैं ऐसे 1 घंटे में लिखूं या 1.5 घंटे में। आपको ऐसे के लिए एक दिन में कभी टाइम तो देना ही देना है, वीक में एक दिन तो टाइम देना है ऐसे के लिए। इसमें जी करना क्या है कि कोई भी आप टॉपिक पे लिखना चाहती है उसकी पहले रूपरेखा तैयार, कि मैं इंट्रो में क्या क्या सोच सकती हूँ, मैं मेन बॉडी में क्या क्या सोच सकती हूँ, कितने डायमेंशन दे सकती हूँ, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल, पॉलिटी, जितने भी टाइप के, जितने भी टाइप। देखो शुरू में आप कैसे भी तुक्का लगाओ कि मुझे पॉलिटी में क्या है इसका जोड़ सकता हूँ, इकोनॉमी में क्या जोड़ सकती हूँ, किसमें क्या जोड़ सकती हूँ। एक्सीलेंट पे मत जाना। शुरू में आपको क्या करना है कि अपना माइंड की थिंकिंग उसको ब्रॉड करना है, इसलिए आप ब्रॉड सोचो। और ब्रॉड सोचते टाइम आप कई बार गलत भी चीजें सोचती है तो कोई बुरी बात है, ठीक है ना। तो शुरू में क्या करना है, आपको फ्रेमिंग करनी है, रूपरेखा अच्छे से बनानी है कोई भी टॉपिक पे ऐसे लिखने से टाइम से पहले। और सेकंड चीज मैं वही बोलूंगा कि आपको ऐसा नहीं कहा बहुत ज्यादा एक्सीलेंट पे चला जाना है, स्टार्टिंग करो धीरे धीरे। आपकी थिंकिंग जब आप एक बार ऐसे लिखेंगी तो नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं ये चीज भूल गई थी, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे लिखेंगे वो चीज आपके मन में याद आ जाए। तो ये चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी टॉपिक आपका है तो सोचो और फिर लिखो, जितना भी आप लिखाना है उतना लिखो। शुरू में आप 5 बार लिख पा रहे तो भी बहुत, धीरे धीरे उसकी रेंज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। ओके सर। अच्छा इसके अलावा सर ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक, आकाश तिवारी जी का सवाल है, तो क्या फिर 2024 के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए? देखो सबसे पहले तो हमें 2023 में देना है या 2024 में देना है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको तैयारी दोस्त 2023 के हिसाब से करनी है, ठीक है ना। इसका क्या फायदा होगा, एक तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, अगर आप 10 से 12 घंटे स्टडी कर सकते हैं तो आप 2023 के लिए भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन 10 से 12 घंटे आप कंटिन्यूटी के साथ स्टडी करेंगे तभी ये चीज हो पाए। अगर आपको लगता है कि आप 10 से 12 घंटे नहीं दे पाए तब आप 2024 के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले एग्जाम देनी है या नहीं देनी है इसका एग्जाम से पहले डिसाइड करना। 28 मई तक जब भी आपकी एग्जाम है, उस 28 मई तक आपको तैयारी 2023 के हिसाब से ही करनी है। इसके फायदे क्या होंगे, इसका पहला फायदा होगा कि आप सीरियस हो जाएंगे। सेकंड फायदा ये होगा कि आपकी तैयारी का बहुत बड़ा पार्ट आप इस दौरान कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आपको एग्जाम देंगे। थर्ड ये कि आप आंसर राइटिंग वगैरह, प्री की टेस्ट सीरीज वगैरह, तो आपका एक माइंड सेट डेवलप हो जाएगा जो हो सकता है आपको नेक्स्ट ईयर की एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसलिए यदि आप ज्यादा तैयारी कर पा रहे हैं, 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे 2023 के हिसाब से तैयारी कर। बुक सेलेक्ट करने में बहुत कंफ्यूज होता है, रिसोर्सेज को लिमिट कैसे करें। बोले बुक सेलेक्ट कुछ नहीं करनी है, जो देखो आपको करना क्या है कि हर जो सिलेबस का कोई पार्ट है, हर जो पार्ट है उसका आपको सबसे पहले ये काम करना है कि एक तो क्लास नोट्स आपको हमेशा रखना है, क्योंकि क्लास नोट्स या प्रिंटेड नोट्स किसी भी कोचिंग के उसके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों को सोच समझ के उसमें प्रेजेंट किया। सेकंड एक बुक रखनी, उसकी जो एक ही बुक रखनी, आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे। हालांकि जो फेमस बुक आपको बताई जाती है उन्हीं में से किसी एक को चूज करें, तो ज्यादा बुक नहीं ले। अगर आपने पॉलिटी में रश्मिकांत की चूज की तो रश्मिकांत तक सीमित, अगर आप पॉलिटी में कोई और की बुक चूज की तो उसी तक सीमित है। पहले इतना करो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन से कोई लेना नहीं। जो भी देखो एक बुक कोई भी हो, 100% तो कलेक्ट आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगी, तो वो कैसे कलेक्ट होगी। अगर मान लें एक बुक में से आपसे कोई चीज पढ़ी, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो हो सकता है आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जब आप करंट पढ़ेंगे तो हो सकता है और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो एंड ऑफ द जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब तक आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपको एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा काम दे देंगे या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में काम दे देंगे। इसलिए ज्यादा भी नहीं, एक बुक सेलेक्ट करो, एक नोट सेलेक्ट करो और एक आपको एनसीईआरटी सेलेक्ट करनी है। इन्हीं में से घूम फिर के आपको अपने नोट्स बनाने, बट ध्यान रखना कि जो भी बुक सेलेक्ट किया उसमें आपके टॉपिक आते हैं या नहीं, जो नोट्स टॉपिक किया उसमें जो भी नोट्स आपने सेलेक्ट किए उसमें आपके टॉपिक आते हैं नहीं, ये चीज आपको जरूर ध्यान, ठीक है ना। तो बुकों में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, एक एक बुक आप सेलेक्ट करो, इससे ज्यादा मत जाओ। सर एनवायरनमेंट के लिए सर आपने दृष्टि की बुक सजेस्ट की थी वीडियो में, हम्म। तो सर जो बुक है वो दृष्टि की समथिंग क्विक बुक करके वो वही एक बुक आती है कि और भी कोई एनवायरनमेंट नहीं की? वो अभी तो उन्होंने मतलब एक तो अभी जो जहां तक मेरी जानकारी में क्विक बुक है, और क्विक बुक मैंने देखा है
वो आपके एनवायरमेंटल की बेसिक चीज को डेवलप कर देगी। उसके अलावा आप करंट में जो घटनाएं पड़ेंगी उससे एनवायरमेंटल आपकी खत्म होगी। क्योंकि एनवायरमेंटल के जो क्वेश्चन है आप देखना कि कुछ बेसिक चीजें से जुड़ेंगे और फिर वो करंट के साथ आएंगे। तो आपकी ये दो चीजें ना, अगर इनको आपने ढंग से यूज किया, ढंग से पढ़ा है, तो इनसे आपका निकल जाएगा एनवायरमेंटल वाला पार्ट। जी सर, थैंक यू सर। बाकी अगर एक शंकर आईएएस की आती है, अगर कोई पढ़ सके आप में तो बहुत, वो तो बहुत अच्छी है। लेकिन उसकी इशू क्या है कि इंग्लिश मीडियम में है और उसमें बहुत ज्यादा विस्तार से दिया हुआ जी सर। है। और किसी आप में से किसी को डाउट बोल? हाँ ठीक है, आप में से किसी को डाउट पूछो। इसके अलावा हमारे इसमें से आपको कोई समझ में नहीं आया हो, कोई वीडियो में समझ में नहीं आया हो, तो उसको भी पूछ सकते हैं। या कोई डाउट नहीं बचा? सर हिंदी लिटरेचर कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरुआत करें सर? यार हिंदी लिटरेचर देखो, मेरा तो ऑप्शनल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उसमें। जी सर। देखो, सबसे पहले अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपने प्रीवियस ईयर के सिलेबस, मतलब सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे काम तो किया ही होगा, ठीक है ना? जी सर। किया होगा, नहीं तो इतना कर रखा होगा, कर रहे हैं, सर कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसको लेकिन पहले सर, करो दोस्तों। सर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए डाउट है कि दृष्टि से पढ़े या अलग कोई। देखो, हिंदी साहित्य के लिए तो विकास सर ही मतलब अच्छी पढ़ाई है उन्होंने। अगर आप एक बार ऐसे कर लो, अगर आप ज्यादा नहीं, एक बार कुछ वीडियोज ऐसे मिल जाएंगे, आपको लगता है कि आप उनकी बातों को पूरी तरह समझ पा रहे हैं, तो उनके पढ़ सकते हैं। क्योंकि हिंदी लिटरेचर में उनकी सर की, मतलब सर को काफी एक्सपीरियंस रहा है। सर के मतलब लोग बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनकी हिंदी लिटरेचर है, तो उन्होंने यार उन्हीं की क्लास की है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। जी सर। बाकी एक बार सिलेबस पे काम करो, प्रीवियस ईयर और सिलेबस पे पहले काम करो, और एक दो बुक जो आपको स्टैंडर्ड सेलेक्टेड करनी है, उन बुकों को लाके एक बार खुद पढ़ो। और एक बार ऐसे कर लो कि थोड़ा सा क्लास नोट्स आपको मिल जाए तो उनको लाके खुद पढ़ो। अगर एक बार आप खुद काम करके जाएंगे ना, तब किसी की वीडियो पढ़ने में, तब किसी की क्लास लेने में ज्यादा फायदा होगा, ठीक है ना? ओके सर। तब ज्यादा फायदा है, पहले खुद भी काम करके जाओ थोड़ा सा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, किसी ने पूछा व्हाट आर द प्रो एंड कॉन्स ऑफ चूजिंग पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल। देखो, पॉलिटिकल साइंस को अगर मैं, मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो मुझे तो नेगेटिव पॉइंट तो ऐसा कुछ नहीं लगा है ना। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट कई बार, मतलब पहले तो अच्छा ही क्या है पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस आपका ऐसा पार्ट है, यदि आपने उसके सिलेबस को अच्छे से देखा है, तो जीएस फर्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री या पोस्ट, जो मॉडर्न हिस्ट्री है या वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है, वो आपके ऑप्शनल में पॉलिटी में आ जाता है। इसके अलावा जीएस टू पूरी पॉलिटी की होती है, जिसमें आप आईआर की बात कर सकते हैं, पॉलिटी वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पीएसआईआर के अंतर्गत आपको पता है कि आपका एथिक्स वाला पार्ट भी काम आता है, जिसमें फिलोसफी वाले पार्ट पढ़ते हैं। तो मतलब एक तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल साइंस काफी हेल्पफुल रहती है। सेकंड चीज ये है कि पॉलिटिकल साइंस में नंबर भी अच्छे आते हैं यदि आपकी पकड़ अच्छी है, ठीक है ना? तो ये तो इसकी क्या है, मतलब कह सकते हैं अच्छा ही, मतलब अच्छे पॉइंट है। सेकंड बात ये है कि, सेकंड चीज ये है कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस काफी बड़ा होता है, ठीक है ना? एक चीज से ध्यान रखना, तो अगर आप सिलेबस को कवर करने में रखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं। नेक्स्ट, अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बोलूं तो कई बार कई लोग कहते हैं कि रिसोर्सेज की, लेकिन मुझे ये पॉइंट लगा नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारा अवेलेबल होते हैं, और आजकल तो बहुत लोग जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं वो भी हिंदी मीडियम की पढ़ाने को उन्होंने चालू कर दिया। तो नेगेटिव पॉइंट इतने ज्यादा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट के। बस नेगेटिव पॉइंट का मतलब ये ध्यान रखना, यदि आपकी पकड़ उसमें अच्छी है, यदि आपकी समझ उसमें अच्छी है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने, अच्छा मैं एक क्वेश्चन भूल गया किसी का, सर एनसाइट और मिडाइवल हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा क्या? देखो, कोई भी एक बुक 100% आपको कवर करके नहीं देगी, तो इसलिए कभी भी, मतलब आप ध्यान रखना, कोई भी एक बुक आपको इस तरीके की कभी भी नहीं देगी। इसलिए आपको सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखना है कि उसको सिर्फ असिस्टेंट में लेना है। अगर आपको देखो सिलेबस के हिसाब से आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो एनसाइट और मिडाइवल हिस्ट्री, अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, अगर किसी का जीएस है, ऑप्शनल की अलग बात है, अगर किसी का जीएस है तो उसको क्या करना है कि एनसीईआरटी, वो इन दो दो एनसीईआरटी जो आप बोल रहे हैं वो एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, हमारे जीएस में एनसीईआरटी मिडाइवल हिस्ट्री नहीं आती, हमारे जीएस में आता है कल्चर वाला पार्ट, ठीक है ना?
तो कल्चर वाला पार्ट आपको डेवलप करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। मिडाइवल और एंसाइंट हिस्ट्री में जो कल्चर वाला पार्ट है उसी का आता है आपको किसमें, आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए आपको बेसिक की किताब पढ़नी है, थोड़ा सा फैक्चुअल एडमोनिशन, फैक्चुअल टर्मिनोलॉजी इनमें जाना है। अदरवाइज आपको ज्यादा अलग से इसकी चीजें नहीं देखनी है। एंसाइंट मिडाइवल हिस्ट्री को ऐसा नहीं कि किस राज्य ने क्या युद्ध किया, कौन सा शासन काल रहा, इससे संभावना है कि क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन बुकों को पढ़ेंगे, इसके अलावा किसी के नोट्स लेंगे, तो आपका इनसे काफी हद तक कवर हो जाएगा। 100% कवर किसी से नहीं होगा, वो तो आपको खुद को अपने लेवल पर कवर करना पड़ेगा, इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, ठीक है ना। इसके अलावा किसी की अगला है कि सर यदि एक एडवाइस है कि अगर पॉसिबल हो तो आप जो क्वेश्चन देते हैं उसकी फॉर्मेटिंग भी साथ में ब्रीफली बता दिया करो प्लीज, इससे जो बिगनर, अच्छा ये तो मैं ठीक है, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसका वीडियो से बनाते टाइम आपको उसकी मैं फॉर्मेटिंग बता दिया करूंगा, बाकी फॉर्मेटिंग आपको मेरा जो आंसर मैं अपलोड करूंगा उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे करें, तो मैं आपको जैसे इसी क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, या मैं बता देता हूँ आपको। 2 क्वेश्चन ही मैंने दिए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चनों में से आप जो कहें उस क्वेश्चन की मैं फॉर्मेटिंग आपको बता सकता हूँ। अगर आप जीएस फर्स्ट का चाहिए, जीएस 2 का चाहिए, मैसेज कर सकता है कोई भी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, अगर जीएस फर्स्ट की आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो जीएस फर्स्ट ने क्या बोला है क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेता हूँ। जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन है, 1 मिनट। जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनना सभी। जीएस फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बात है जो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना दिया, मतलब भारतीय समाज की ऐसी कौन सी बात है जो उसकी संस्कृति को यूनिक बना देती है, इस पर चर्चा करनी है। तो देखो सबसे पहले तो ये बात तो आपके मन में समझ में आनी चाहिए कि समाज और कल्चर का इंटरलिंक, यानी कि हमारे समाज की कुछ यूनिक विशेषता है जो हमारी कल्चर को यूनिक बना देती है, ठीक है। ये तो आपको समझ में होना चाहिए। अब इसका इंट्रो करना है, तो इंट्रो में बेसिक सा इंडियन सोसाइटी की संक्षिप्त में आप कुछ विशेषताएं लिख सकते हैं जो थोड़ी सी यूनिक हो, ध्यान रखना। बेसिक सी कुछ विशेषताएं आप लिख सकते हैं जो यूनिक हो, लेकिन उनको इंटरलिंक करके लिखें कि भारतीय समाज एक बहुभाषी बहुविधता के साथ साथ सहिष्णुता और समरसता को जोड़ते हुए इसकी निरंतरता पर आधारित है, मतलब ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे, किसी भी समाज का प्रभाव उसकी संस्कृति में प्रतिबिंब होता है। ऑब्वियसली कोई भी समाज की विशेषता है उसकी कल्चर में दिखाई देती है, ठीक इसी प्रकार भारतीय समाज की जो विशेषता है वो कल्चर में दिखाई देती है, और भारतीय समाज की यूनिक विशेषता है वो उसको सभ्यता को या उसकी कल्चर को यूनिक बना देती है, जो निम्नलिखित है। अब आप 4-5 उसकी क्या लिख सकते हो, विशेषता लिख सकते हो कि भाई निरंतरता है, बहुविधता है, समर्थ सहिष्णुता है, या हम कह सकते हैं वासुदेव कुटुंबकम है। तो इन सारी विशेषताओं को लिखते हुए सोसाइटी और कल्चर को इंटरलिंक करते हुए चलना, और फिर इसके बाद लिखना है आपको निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आप अपने हिसाब से लिखते थे कि भारतीय समाज वर्तमान में, चाहे वो भारतीय संस्कृति वर्तमान में वासुदेव कुटुंब की बात करती है ना, जो हमारे आत्मनिर्भर भारत में देखने को मिलेगा, या आपको, या हम कह सकते हैं हमारी जो जो कूटनीति थी कौन सी वो वैक्सीन कूटनीति में देखने को मिलेगा। तो ऐसी प्रेजेंट वाली चीजों को अगर आप उससे लिंक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन और ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है उसका मतलब पूरा विश्व का डेवलपमेंट करना, मतलब हमारा ऐसा नहीं कि हम किसी अपने पर, हम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की बात करते हैं, और वो हमारी हमारी कल्चर की मेन अहम विशेषता है। तो ऐसे फॉर्मेटिंग करनी है। इंट्रो में थोड़ा बेसिक सा सोसाइटी कल्चर को इंटरलिंक करना है, मेन बॉडी में सोसाइटी की जो विशेषता है उनको थोड़ा विशेषताओं को बताते हुए कल्चर के साथ जोड़ना है, और कंक्लूजन में कुछ प्रेजेंट की जो घटना है जो हमारी कल्चर की यूनिक है उनको आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कर सकते हैं आप लोग। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हिस्ट्री ऑप्शनल और पीएसआई ऑप्शनल में हिंदी माध्यम से, तो एक मतलब बेटर वे ज़्यादा कौन सही है, अगर इंटरेस्ट की बात ना ली जाए तो, मतलब। अगर इंटरेस्ट की बात नहीं ली जाए तो मैडम देखो, मैं दोनों सब्जेक्टों के बारे में बोलूँ, क्योंकि मेरे मतलब कुछ लोग ऐसे हैं दोस्त जानकार जिनके एस्टिमो 300 आए, मतलब हिंदी मीडियम में 290 तक पहुंचे वो, ठीक है ना, और इंग्लिश मीडियम सॉरी वो पॉलिटिकल साइंस में वैसे हैं जो 290 तक पहुंचे। तो नंबर मैं अब कैसे डिफरेंस करूं, क्योंकि लाने वाला उसमें भी ला रहा है, बट इन दोनों में अगर आप कंफ्यूज हैं, इन दोनों में कंफ्यूज है और मुझे एक चूज करनी है, आप एक काम करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेबस, इन दोनों को पढ़ो, और थोड़ा सा इनका कोई मेटेरियल आपके पास अवेलेबल है इनको थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद आप सोचो कि कौन सी चीज ऐसी है दोनों में से जो आप ज्यादा प्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते थैंक यू सर।
अगर आपको कोई डाउट है तो मैं मतलब जीएस फर्स्ट का फ्रेमिंग समझ में आ गई? ठीक है, मतलब एक एग्जांपल है, आप फ्रेमिंग अपने हिसाब से किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड को जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन डिमांड क्या की है। और कोई डाउट आप में से किसी को? किसी ने पूछा है? अच्छा, किसी ने पूछा पीएसआईआर के बारे में कि आपने कहाँ से लिया। देखो पीएसआईआर का जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 19 में सिलेक्शन हुआ था उस टाइम, सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने कोचिंग ली थी, राजेश मिश्रा सर की ली थी। उसका मुझे काफी फायदा हुआ। हालांकि नंबर का रेंज एक रही क्योंकि मैं अच्छी चीज को हो सकता है टाइम नहीं दे पाया ट्रेनिंग की वजह से, लेकिन काफी इंप्रूवमेंट हुआ है मेरा कोचिंग की वजह से। लेकिन आप कोचिंग ऐसा नहीं कि लेना है, कोई मैंडेटरी नहीं है। मेरे पास तो टाइम कम था, इसलिए खुद ज्यादा डिपेंड पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे क्या है कि कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने कोचिंग ली। अदरवाइज आपके पास टाइम है तो आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, पीएसआई आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? इसके अलावा मेरा बैकग्राउंड है, मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है, मेरा हिस्ट्री भी रहा है बैकग्राउंड, मेरा ज्योग्राफी रहा है मेरा बैकग्राउंड, और मेरा इकोनॉमी रहा है। 11th 12th 11th क्लास में मैंने हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, और ग्रेजुएशन के अंतर्गत मैंने हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ी। इसके अलावा सर अभी मैं बीए सेकंड सेमेस्टर में हूँ। क्या अभी से मैं सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ या सिर्फ एनसीईआरटी बेसिक? सबसे पहले तो जो भी ये कहना चाह रही है या कहना चाह रहा है, सबसे पहले तो आप ये करो कि ज्यादा मतलब इतना ज्यादा मत सोचो। आपको करना क्या है कि थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट कर दो, सिलेबस के बारे में सोचो, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और थोड़ा सा एनसीईआरटी है उन पे स्टार्ट। ये चीजों पे धीरे धीरे काम करो, और साथ में अपना जो बीए का सेमेस्टर है उसको भी अच्छी, उसका सब्जेक्ट है जो बीए के सेमेस्टर में जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको अच्छे से तैयार करके तैयार करो, ताकि वो एग्जाम में काम आ जाए आपके और सेमेस्टर में काम आ जाए। सर वर्ड पीएसआईआर कैसे? के लिए जो मटेरियल होता है ऑप्शन। किसके लिए मैडम, दोबारा बोलना। सर पीएसआईआर के लिए कोचिंग हाँ, अगर मैं नहीं लेती हूँ, सेल्फ स्टडी के बेस पे मैं अगर ऑप्शनल के लिए पढ़ती हूँ, तो सर मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, बुक्स क्या होना चाहिए? देखो पहले तो मैडम एनसीईआरटी को 6 to 12 अच्छे से ध्यान रखना, उनको पीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना। सेकंड, ठीक। आप एक क्लास नोट्स ले सकते हैं। क्लास नोट्स राजेश मिश्रा सर के बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आजकल तो वो मैडम जो इंग्लिश में पढ़ाती है, शुभ्रा रंजन मैडम, वो भी इंग्लिश में नोट्स पढ़ाने लगी, सॉरी हिंदी में नोट्स देने लगी, आप उस मैडम के नोट्स भी ले सकते हैं, किसी एक के नोट्स लेना। लेकिन सेकंड, उसके बाद थर्ड है, आपको कुछ बुक्स पढ़नी है। कुछ अच्छी बुक्स हैं, उनके मैं डिटेल नाम शेयर कर दूंगा, अभी मुझे कुछ बुक याद नहीं आ रही। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की एक बुक है, और वीएल फड़िया की है। इसके अलावा पॉलिटिकल थिंकर की भी अपनी एक बुक है, मतलब पॉलिटिकल थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, ओझा करके है, ओपी ओझा या ओपी गुआ, इन दोनों में से देखना, मैं कंफ्यूज थोड़ा। एक इन बुक है, तो मैं आपको बुकों की लिस्ट दे दूंगा, उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बुक को क्या करना है, आपको एक साइड रखनी है एनसीईआरटी, ठीक है ना। एक साइड आप किसी भी कोचिंग के नोट्स जो आपको अच्छे लगे, जहां से आपका सिलेबस काफी हद तक कवर है वो, एक साइड आपको रखना है सिलेबस, एक साइड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और एक साइड आपको रखना है क्या, मैं क्या भूल गया, आपको स्टैंडर्ड बुक। इन तीनों चारों को रखते हुए टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाते हुए जब जाके आप सेल्फ लेवल पर उसको डेवलप कर पाए। और सेल्फ लेवल पर डेवलप कर लिया अगर आपने एक बार अच्छे से, उसके नंबर अलग ही आते हैं। ठीक है ना? सेल्फ लेवल पर डेवलप करने का मतलब हम बहुत ज्यादा मेहनत की उसमें, और बहुत ज्यादा मेहनत की मतलब हमने बहुत ज्यादा सोचा होगा, समझा होगा उसको, तब जाकर के। अब कोचिंग में से क्या है कि हुबेहू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो कोशिश करना कि अगर आप लगता है कि आप कोचिंग नहीं कर पाए, तो आप अपने लेवल पे इस तरीके की चीजों को लेकर डेवलप करें, और एक दो टॉपिक आप लिखें, एक दो टॉपिक आपको नोट्स बनाओ, तब आप एक बार उनको हमें भी भेजो कि देखो आप उस लेवल तक सोच पा रही हो या नहीं सोच पा रही हो, उसको बता देंगे अपना। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। इसके बाद सर वर्ड काउंट करे जाते हैं मेंस में। देखो मेंस में कोई वर्ड काउंट आपको करने के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 150 शब्दों का क्वेश्चन लिखना है, तो उसमें क्या करना है, आपको 2 पेज भरने होते हैं, एक ये पेज एक ये पेज, बस। अब आप ज्यादा ज्यादा चीजें कहना चाहती है तो थोड़ा छोटा लिख देना शब्दों को, अगर आप कम से कम शब्दों में, लेकिन कोशिश करना कि मोटे मोटे लिख के इन पेजों को भर देना, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि इनमें आप छोटे छोटे लिख के पेज भरें। इससे अच्छा एक डायग्राम चार्ट और थोड़े अच्छे से लिख के 2 पेज आप भर सकते हैं। यदि इसके अलावा आप मान से 200-250 शब्दों का आता है, तो 250 शब्दों में एक दो और एक और आ जाएगा, 3 फिक्स होता है। इसमें आपको कोई वर्ड काउंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने आप पेज भर दिया, आपका वर्ड काउंट हो गया। ठीक है ना? इसके सर सर कोई कई बार, हाँ हाँ हाँ, सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कि जो डाटा और फैक्ट जैसे जो करंट के बेस पे आते हैं, जीएस के आंसर में लिखने के हिसाब से कि उसमें मार्किंग अच्छी होती है, सर जो करंट में फिलहाल जैसे जो भी
परसेंटेज या किसी भी तरीके की डाटा या जो भी चीज़ें हैं, तो सर उन्हीं फैक्ट को एक जगह कलेक्ट करते जाएं और उन्हें हम अपनी जीएस के आंसर्स में कोट करें। जैसे सर पहले ये आपने बेसिक नोट्स बना रखे होंगे किसी भी टॉपिक के, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के बना रखे हैं, ठीक है, जी इकोनॉमी के एग्रीकल्चर के बेसिक नोट्स आपने पढ़ा रखे होंगे, इनपुट चीज पे क्या क्या लेवल है, आउटपुट चीज पे क्या क्या लेवल है, मार्केटिंग पे क्या क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, या हम इरिगेशन में क्या कर रहे हैं, बीमा में क्या कर रहे हैं, जो सारी चीजों पे आपने बना। अब जैसे ही कोई न्यू अनाउंसमेंट हुई, न्यू इंसिडेंट आई, न्यू स्कीम आई, उसको उसी लाइन में जाकर के आपको कोट कर देना है। या कोई एग्रीकल्चर जनगणना आई है तो उसके फैक्ट को वहीं कोट कर देना है, जो इफेक्ट आए उसको वहीं चिपका देना है। कैसे भी चिपका, आप चाहे तो अलग से लिख करके चिपका दो उसको, या उसी में एडिट कर दो और उसको उसी के साथ जोड़ करके बार बार रिवीजन करो, तब जाकर के आप वो कर पाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से करंट पढ़नी है। और कोई स्पेशल टॉपिक आया करंट का जो आपके बेसिक नोट्स में नहीं है, तो उसको स्पेशल नोट्स बना देते। आप में से किसी और का डाउट? अच्छा, एक किसी ने पूछा है सर, कोई कई बार कोचिंग को लेकर के कंफ्यूज होता है, दिल्ली जाकर जीएस की कोचिंग लेना कितना हेल्पफुल रहता है। देखो, कोचिंग के अपने फायदे तो होते हैं, मैं ये नकार नहीं सकता, और दिल्ली जाके कोचिंग के फायदे हो, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। मतलब घर से भी हम कोचिंग कर सकते हैं, आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन यदि आपके पास मंच अवेलेबल है और आपके पास आपकी एक्सेस है कि आप दिल्ली में रहकर के कोचिंग कर सकते हैं, तो उस वो भी अच्छी बात है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ सब्जेक्टों की कोचिंग लेकर के कुछ सब्जेक्ट को आप अपने लेवल पर डेवलप करें, तो वो भी अच्छी बात। तो कोचिंग के लिए दिल्ली से नहीं, अगर आपके पास एक्सेस है तो दिल्ली कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें एक एनवायरमेंटल आपको डेवलप हो जाएगा। और अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो आप घर से भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है ना, आजकल तो जो ऑनलाइन क्लास जो क्लास लेते हैं उसी को रिकॉर्ड करके भेजते हैं। फिलोसफी ऑप्शनल के लिए सेल्फ स्टडी कैसे करें? मैडम, मैं ये फिलोसफी वाला एक दोस्त है, उसको लेके आऊंगा मैं आपके साथ, मतलब इस चैनल पे, ठीक है ना। उसको एक बार मैं बात कर लेता हूँ, वही बता पाएगा ज्यादा, क्योंकि मेरा फिलोसफी एक सब्जेक्ट रहा नहीं, तो मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। और कोई आपका क्वेश्चन? लेकिन कोई भी ऑप्शनल है आपका, अगर उसमें सेल्फ स्टडी करने का बेसिक जो फंडा होता है, चाहे प्लस भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो मैंने आपको पॉलिटी के लिए बताया वही, एक साइड सिलेबस रखो, एक साइड आपके कुछ स्टैंडर्ड बुक है जो आप फिलोसफी के आपको पता लग जाएंगे, वो बुक है रखो। एक साइड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखो। एक साइड अगर फिलोसफी जुड़ी हुई दो चार वो कोई बुक है, उनको रखो। एनसीईआरटी तो मोस्टली फिलोसफी से जुड़ी हुई ज्यादा, आप इस टॉपिक के हिसाब से देख लेना आप कि कौन कौन सी है, उनको रख के फिर अपने लेवल पर उनके नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाने से पहले फिलोसफी से रिलेटेड कुछ वीडियो भी देख लो कि हाँ किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, क्या क्या चीज शामिल होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को पढ़ लो, किसी टॉपर की आंसर सीट है वो एक बार पढ़ लो, तो उससे थोड़ा माइंड आपका डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा डिटेल से तो जिसका सब्जेक्ट फिलोसफी है वही ज्यादा बता पाएगा, ठीक है ना। तो एक दोस्त है, उससे मैं कांटेक्ट करके आपके पास लेके, मतलब यहाँ लेके आऊंगा एक बार, दखन वो बता देगा आपको अच्छे से। सर, कोचिंग की इंपॉर्टेंट बताइए। देखो, कोचिंग की इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं, आप पूछना चाह रही हो, बताऊं। कोचिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो हमें हमारे डिसिप्लिन हो जाता है कि कोचिंग जाना है तो हमें पढ़ना है। एक चीज तो ये है, जो सेल्फ डिसिप्लिन कई बार हम नहीं कर पाते। सेकंड, कोचिंग का फायदा ये है कि कोचिंग जाने से हमें क्या है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट होकर के मिल जाती है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक तो ये चीज है कि बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। थर्ड ये है कि कोचिंग जाने से आपको एक थोड़ा एनवायरमेंटल का भी पता लगता है, और लोगों के साथ आप डिस्कशन भी करते हैं, थोड़ा ग्रुप डिस्कशन भी बढ़ता है। यदि आपके दोस्त अच्छे हैं तो अच्छे, मतलब उस तरह की ही बातें करते हैं, तो बहुत सारा फायदा आपको इस तरीके से मिल जाता है। तो कोचिंग के अपने फायदे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई वर्किंग एस्पायरेंट है, तो वर्किंग के लिए तो इशू है कि उसके टाइम बहुत कम ही रहेगा, उसको टाइम की बाउंडिंग रहेगी, तो वो वीकेंड कोचिंग ही ले सकता है। तो वीकेंड कोचिंग इतना ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करवा पाती। तो वर्किंग की है कि वो ऑप्शनल वगैरह की सब्जेक्ट ले सकता है। वो पूरी सब्जेक्ट को कोचिंग करना तो उसके लिए ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, वो तो तभी कर पाएगा तो छुट्टी ले पाए, ठीक है ना। तो वर्किंग के लिए तो पॉसिबल इतना आसान है नहीं। हाँ, ऑप्शनल की सब्जेक्ट कर सकता है, वीकेंड क्लासेज होती है उनमें। पीएसआईआर और हिस्ट्री की सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो सिलेक्शन का रेशियो चेंज होता रहता है, क्योंकि सिलेक्शन डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपियर हुए जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री था, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट कितने अपियर हुए जिनका सब्जेक्ट पॉलिटी था। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस लगा होगा एक्चुअली, मतलब, लेकिन मेरे पास इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि मैं आपको ज्यादा अंतर बताऊं।
लेकिन मेरे दोस्त जिनका सिलेक्शन हुआ है वो हिस्ट्री से भी है, और मेरे दोस्त जिनका सिलेक्शन हुआ है पॉलिटी से है। तो मतलब ऐसे तो नहीं कहूंगा कि किसी सब्जेक्ट से ही सिलेक्शन होता है। सर सीसेट की कहाँ से प्रिपरेशन करें? सीसेट का रिसोर्स कुछ नहीं मिल पा रहा है सर, कौन से देखो बुक दोस्त, फिर? सीसेट की बिल्कुल अभी तो ज्यादा टेंशन मत करो। सीसेट का क्या है, मैं बेसिक ही चीजें आपको बता रहा हूँ। सीसेट का क्या है कि कुछ एक तो जो पार्ट है कंप्रेहेंशन पार्ट है। उस कंप्रेहेंशन जी पार्ट में 5-6 तरीके के टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जी 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उन टाइप में से आपको हर टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि डिमांड इस दौरान क्या होगी। तो जी उसके सर। लिए आपको एक तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो कैसे होता है उसके लिए कुछ एक वीडियो शायद मैंने शेयर किया है ग्रुप पे। लेकिन हाँ, दिसंबर से मैं प्रॉपर उसके वीडियो लेके आऊंगा, दिसंबर से, अभी नहीं, जी सर। जी सर। दिसंबर। सेकंड, उसमें ओके सर। मैथ और रीजनिंग वाले पार्ट होते हैं। मैथ रीजनिंग के पार्ट में से स्पेशल टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ लिया, है ना। जी ये 6 चीजें जहां से क्वेश्चन आते हैं। और ये मुझे कहाँ से पता लगेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। इसके ओके बाद सर। रीजनिंग के कुछ बेसिक से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके बाद 4 से 5 साल के सवाल जो यूपीएससी ने पूछे, उनकी आप अच्छी जी से प्रैक्टिस करके चलेगा, आपको सीसेट पास हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और है। यस सर मीन्स कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जीएस में चारों पेपर हैं और ऑप्शनल, तो मैम। सर जैसे फिलहाल तो अभी तो जीएस भी नहीं पूरा कंप्लीट है और ऑप्शनल तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो सर ज़्यादा फोकसिंग करके मतलब पहले जीएस किया जाए या फिर पहले ऑप्शनल कर लिया जाए, करंट चले, मतलब सर ये थोड़ा सा पहले मैं दिक्कत। कहूंगा स्टैटिक पढ़ो करंट को। अगर आपका बिल्कुल आपका स्टैटिक तैयार नहीं है तो करंट को थोड़े टाइम के लिए पेंडिंग रखो, करंट मत पढ़ो। पहले स्टैटिक पढ़ो, क्योंकि करंट तो आपको मैंने बताया था कि एक लाइन करंट होती है। अगर आपने स्टैटिक लाइन पूरी पढ़ रखी है तो करंट में से आपको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। आप तुरंत उसकी बाद में जाके आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, बाद में जाके आप 3 to 365 या मेन 365 के माध्यम से करंट कर सकते हैं। पहले अगर आपके पास टाइम कम है तो पहले आपको क्या करना है, स्टैटिक पढ़ना है और स्टैटिक दोनों को पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूंगा एक को साथ में लेके चलो, क्योंकि ऑप्शनल के लिए भी 3 घंटे दो, और जीएस के लिए भी 8 से 7 घंटे दो, तभी जाकर के कवर हो पाएंगे 2023 की एग्जाम के लिए। क्योंकि सिलेबस इतना आसान भी नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं, और सिलेबस को आपको अच्छी तरीके से देना है, बहुत ज्यादा अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। यस सर, ठीक है थैंक ना। यू सर। ठीक है। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं, अदरवाइज ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि हमारा यही प्लान रहेगा, 2 सब्जेक्ट चलेंगे और एक करंट का चलेगा। और दोस्तों वीडियो को जरूर देखें, डेफिनेटली फायदा जरूर होगा। और अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारों को फायदा हुआ भी होगा। ठीक है ना। तो और कोई डाउट आपके? अगर डाउट नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करें। अच्छा, सर कितने टॉपर हैं जो बहुत ही कम रिसोर्सेज पर पाए कि रैंक भी अच्छी हो? सर कितने टॉपर होते हैं जो बहुत ही कम रिसोर्सेज बताएं? देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज तो वहम दूर कर देता हूँ। हमेशा टॉपर क्या कहता है, हमेशा उसको सेम फॉलो अप नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि टॉपर उस टाइम क्या कह रहा है और हमारे साथ रहता है तो क्या कहता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, ये जरूर सही है कि रिसोर्सेज थोड़ा लिमिट ही रखें, जितना आप पढ़ सकें। ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लगे, क्योंकि एक रिसोर्सेज को जितना ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे उतनी ज्यादा आप इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। लेकिन रिसोर्सेज आपके पास इतने तो होने चाहिए जो आपके सिलेबस को कवर करें। तो टॉपर की बात ऐसा नहीं कि हर बात आपको टॉपर के हिसाब से फॉलो करनी है। आपको अब, क्योंकि टॉपर का माइंड सेट, उसकी स्ट्रेटजी, उसने पहले कितनी मेहनत कर रखी है इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। दोस्तों, जो टॉपर आते हैं बहुत पहले बहुत सारी मेहनत बहुत पहले कर चुके होते हैं, जिसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती। इसलिए उसी के आधार पर अपने आप को कंपेयर मत करो। आपको अपनी चीजें पहले से तैयार होनी चाहिए कि मैं कितना लेवल पे हूँ, मैंने पहले कितना पढ़ रखा है, और उसके बाद उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश करो। तो इसलिए पहले अपने हिसाब से चीजें चलो, अपने हिसाब से उस चीज तक पहुंचो। मोस्टली टॉपर झूठ बोलते हैं सिलेक्शन के बाद, मतलब मोस्टली तो नहीं बोलते, मतलब नहीं कहेंगे मोस्टली बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग सच्चाई बता देते हैं, कुछ हो सकता है कि कोचिंग की वजह से कुछ चीजें थोड़ा बढ़ चढ़ा के बता सकते हैं। लेकिन हाँ, सच्चाई भी बहुत बताते हैं, ऐसा नहीं है कि झूठ ही बोलते हैं। तो ठीक है, अब हम वाइंड अप करें, अगर आपकी परमिशन हो तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे या मंडे को, जब भी टाइम मिलेगा। और दोस्तों सर बस यही है कि आपको वीडियो जरूर देखें। हाँ, सर, अगर किसी को डाउट, हाँ हाँ। नो सर, सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मतलब हैप्पी टीचर्स डे। टुमारो इज हैप्पी टीचर्स डे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो हम सब की तरफ से ये सेशन करने के लिए आप मैं अपनी तरफ से और सभी जो भी यहाँ हैं सब स्टूडेंट
सबकी तरफ से आप मतलब बहुत बहुत हैप्पी टीचर्स डे। और सर आई एम वेरी ग्लैड टू गाइड यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बस आप यही है कि हैप्पी टीचर्स में देखा है कि आप जो भी मैं पढ़ा पा रहा हूँ उसका यूज कर लेना एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, जी और आप सर, पास हो आपने जाना, जो बस भी यही है, पढ़ाया बस है इतना उसमें चाहिए। भी अभी कोई डाउट अगर नहीं है। मेरा कोई भी कंटेंट आप में से किसी को 1% भी फायदा कर देगा तो मुझे मतलब ये है कि इतनी मेहनत करने का फायदा मिल गया, ठीक है ना। जी तो सर। मेन तो यही है। और मैं एक बात फिर कह रहा हूँ कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं कि कोई अपने लिए अलग से चीजें रख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी को शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि उसको आप यूज करें। अगर आपने यूज किया, अच्छे से किया, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, जी ठीक है ना। सर। तो ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत टू द पॉइंट चीजें चल रही है, और क्वालिटी में आपने देखा होगा, स्ट्रीम आपने देखा होगा, इकोनॉमी बेसिक से चीजें डेवलप कर रहे हैं और सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग आप जरूर करें, ये चीज ध्यान रखना। जी सर। कई ऐसे लोग होते हैं, देखते हैं एक दो बार, फिर लगता है अपने हिसाब से अदर लोगों के साथ हमारी कंपेयर करने लग जाएंगे कि वो तो ऐसे पढ़ा रहा है वैसे। देखो, मुझे किसी से कोई कंपेयर नहीं करनी, मुझे कोई मार्केटिंग नहीं करनी। बस आप में से जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप में से 100 लोग भी जुड़ रहे हैं, 15 लोग भी अगर जुड़ रहे हैं, और 15 में से किसी एक का सिलेक्शन भी हमारी सहायता से हो गया, तो हमारे लिए बहुत है, ठीक है ना। तो आप सभी सर को भी। हाँ हाँ। सर आंसर राइटिंग में सर राइटिंग का फिर कुछ इफेक्ट पड़ता है, मतलब अच्छी हो या मतलब देखो, खराब इतनी होनी चाहिए कि समझ में आ जाए, बस। जी सर। अगर आपकी ज्यादा ज्यादा बेस्ट नहीं है तो टेंशन मत करना, बस इतना कर नहीं, देना उसको कि मैं पढ़ पाऊँ या कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ पाए जो आपसे अलग, ठीक है, ओके सर। इतना कर देना बस। बाकी ज्यादा दिमाग मत लगाना इतना कि बहुत ओके ज्यादा सर। टेंशन करे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी समझ में आ जाएगी। बट ये कोशिश करना कि कोई जो एक दो वर्ड होते हैं जिनको आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे, तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ओके सर। ठीक है ना। थैंक ठीक है, ओके तो सर, आप सभी हैप्पी को टीचर भी, डे। आपको हैप्पी टीचर्स डे। थैंक ओके सर, थैंक यू। ये एक लास्ट में एक क्वेश्चन लिखा है किसी ने, क्या लिखा है, सर हम तो आपको पहले से ही जानते हैं। अच्छा, गौरव, हाँ गौरव के साथ। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को टीचर्स डे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। जी।